हेलो दोस्तों, मैं रिंकित विजार्ड और आपके बीच में आज लेकर आया हूँ जीके का सेशन जो कि बिहार एसआई और यूपी एसआई को देखते हुए लाया गया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को पोस्ट करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम इस क्वेश्चन पर। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से हमारा रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार दिया गया है। जॉन मार्शल थे जिसके अनुसार सिंधु सभ्यता को 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक अनुमानित किया गया था। ये मार्शल जी हैं, इन्होंने सिंधु सभ्यता को 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक, लेकिन यहीं पे जब डीपी अग्रवाल जी जब आए तो इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार यही काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, जबकि डीपी अग्रवाल के अनुसार यह काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप इनको दोबारा पूछ करके वीडियो लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी 1707 में ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उस समय मराठा साम्राज्य के नेतृत्व में ताराबाई के पास था। ठीक, तो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो ताराबाई के पास। तो क्वेश्चन कर सकता है कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ठीक है, तो 1707 में। और उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ताराबाई कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद ताराबाई राजाराम की पहली पुत्री थी। तो ताराबाई किसकी पुत्री थी? राजाराम की पुत्री थी। राजाराम की मृत्यु कब हुई थी? तो 1761 में। ठीक है, राजाराम की मृत्यु 1761 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। और औरंगजेब की मृत्यु उस समय ये कौन मराठा का नेतृत्व कर रहा था? तो ये ताराबाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, प्रसिद्ध आदि ग्रंथ सब लोग जानता है आदि ग्रंथ क्या है। प्रसिद्ध आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव, हमारे सिख के 5वें गुरु थे, अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, अर्जुन देव की मीरी तथा पीरी की रचना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। प्रसिद्ध आदि ग्रंथ के अर्जुन देव, मीरी तथा पीरी के गुरु हरगोविंद ने, मीरी तथा पीरी के गुरु हरगोविंद ने, दल खालसा का गुरु गोविंद सिंह और मंजी के गुरु अमरदास जी ने किया था। ठीक है, प्रसिद्ध आदि ग्रंथ के गुरु अर्जुन देव, मीरी तथा पीरी के गुरु हरगोविंद और दल खालसा का गुरु गोविंद सिंह और मंजी के ये इसके किए थे गुरु अमरदास जी ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग पूछ करके वीडियो लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट आगे, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, यानी भारत की सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान समय में देश में 23 स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं अभी तक। यानी हमारी प्रथम स्टॉक एक्सचेंज 1875 में की गई थी, स्थापना की गई थी उससे। और पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थी। और अभी तक हमारे देश में 23 स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी दुर्गावती जो थी ये मंडाला की शासिका थी। रानी दुर्गावती जो थी ये मंडाला की शासिका थी तथा इन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था। तो अब इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली मंडाला की शासिका कौन थी? तो रानी दुर्गावती थी। ठीक है, तो रानी ऐसे भी पूछा जा सकता था कि रानी दुर्गावती अकबर के साथ युद्ध करने वाली जो शासिका थी वो कहाँ की थी? तो मंडला का थी। कहाँ की? मंडला की। ठीक है, इन्होंने कब युद्ध किया था? तो 1564 में इन्होंने मुगलों से लोहा लिया था। मतलब कि 1564 में इन्होंने अकबर से युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये मात्रक है कि किसमें किसको श्यानता मापक यंत्र जो होते हैं हमारा मेजूर मीटर जिसे बोलते हैं, मेजरमेंट करने वाले वो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं इनके बारे में कुछ। अब देखते हैं, ये है विस्कोमीटर। यानी विस्कोमीटर क्या होता है? विस्कोमीटर से हम क्या करते हैं? तो किसी तरल की श्यानता मापक यंत्र है। विस्कोमीटर क्या है? ये देखो, विष यानी जो विष होता है, यानी विष मतलब जहर, पॉइजन। ठीक, ये क्या होता है? तरल अवस्था में होता है, यानी लिक्विड अवस्था में होता है ना। तो वही है। तो विस्कोमीटर एक तरल अवस्था में होता है, यानी विस्कोमीटर से क्या मापा जाता है? यानी तरल की श्यानता मापा जाता है। ठीक है, विखंड वेन क्या होता है? विखंड वेन द्वारा हम पवन की दिशा मापक यंत्र है। ये पवन की दिशा को माप सकते हैं। विखंड वेन एक पवन की दिशा मापक यंत्र है। देखो, जब तेज हवा चलती है तो वेन मतलब कार वगैरह क्या होता है? विखंडित हो जाते हैं। ठीक है,
जब हम कार को तेज लेकर जाते हैं तो हमारे हवा क्या हो जाता है, विखंडित हो जाते हैं। तो उसमें कार के मीटर से चलाते हैं, कैसे कार का मीटर हम देखते हैं कि कैसे कैसे किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। यानी हवा के तेज से भी कोई बोलता है ना कि तूफान की तरह कार चला रहा था, तो उसका मीटर दिखाता है कि कितना तेजी से उसका कार चल रहा था। तो वही है विखंड बेन, यानी पवन की दिशा की मापक यंत्र है। रेडियोमीटर क्या होता है? रेडियोमीटर यानी विकिरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त मापक यंत्र होता है। यानी विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापक यंत्र जो होता है रेडियोमीटर होता है। जायो जायरो जायरोस्कोप द्वारा हम कोणीय वेग को मापते हैं। जायरोस्कोप द्वारा कोणीय वेग मापक यंत्र है ये हमारा जायरोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताया गया कि कार्बन की प्रतिशतता लोहा में, जो लोहा होती है उनमें किस किस प्रकार से होती है, स्टील में कितनी होती है ये चीज़। तो ढलवा लोहा जो होता है, इसे जो पिटवा लोहा देगा, ठीक है। ढलवा लोहा इसीलिए बोला, ढलवा लोहा में हमारा जो कार्बन की मात्रा होती है 3.5 से लेकर 4.5 तक होते हैं, ठीक है। यानी 3.5% से लेकर 4.5% तक होते हैं। वहीं पिटवा लोहा में 0.04 से लेकर 0.08 तक होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हमारा पिटवा लोहा सबसे लोहा का शुद्धतम रूप है, क्योंकि इसमें मात्रा कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। कितना पाई जाती है कार्बन की मात्रा? 0.04 से लेकर 0.04 तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और यह ढलवा लोहा में हमारा कार्बन की मात्रा जो पाई जाती है 3.5 से लेकर 4.5% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। वहीं स्टील में हमारे कार्बन की मात्रा क्या पाई जाती है? 1.5 से लेकर, ठीक है, 1.5 स्टील में हमारे कार्बन की मात्रा पाई जाती है। मिश्र धातु जो होता है उसमें स्टील में कार्बन की मात्रा क्या पाई जाती है? 0.1 से लेकर 1% तक 0.1 से लेकर 1% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय होते हैं, परंतु घोड़ा, चूहा आदि इसके अपवाद हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशु में पित्ताशय नहीं होते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जिस जंतु, जानवर और हम ह्यूमन्स बॉडी सब में भी जिनमें रीढ़ होते हैं, यानी हमारे बैकबोन होता है, उनमें पित्ताशय होता है। परंतु घोड़ा, चूहा आदि इसके अपवाद हैं। इनमें रीढ़ होते हुए भी इनमें पित्ताशय नहीं होता है, ठीक है। यानी घोड़ा और चूहा जो ऐसे हैं इनमें रीढ़ होता भी है और इनमें पित्ताशय नहीं होता है। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशु में पित्ताशय नहीं होता है, ठीक है। यानी जिस पशु बिना रीढ़ के होगा उसमें पित्ताशय नहीं होगा। लेकिन घोड़ा और चूहा ऐसे हैं जिनमें रीढ़ नहीं होता है, रीढ़ होता भी है और उसमें पित्ताशय भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे कर सकता है कि ऐसे जानवर यानी ऐसे जंतु का नाम बताए जिसमें पित्ताशय नहीं होता है। तो घोड़ा दे देगा, बिल्ली देगा, कुत्ता दे देगा, हाथी दे देगा, तो आपको घोड़ा मारना है। यानी कुछ भी दे सकता है, बिल्ली कुछ भी दे सकता है, तो उसमें चूहा रहेगा, तो घोड़ा और चूहा को देखकर आपको ऑप्शन करना है, ठीक है। उसके बाद सूची 1 और सूची 2 के अनुसार अब देखिए EEG ये टेस्ट है। तो EEG किसका टेस्ट है? ECG किसका टेस्ट है? EOG किसका टेस्ट है? EMG किसका टेस्ट है? तो देखिए क्या है इसमें, जो ये हमारे EEG हैं, क्या EEG जो है EEG ये हमारे मस्तिष्क का टेस्ट है, ठीक है। और ECG हमारे हृदय का टेस्ट है। किसका? हृदय का टेस्ट है। और OEG ये हमारे आँख का टेस्ट है। और EMOG ये हमारे मांसपेशियाँ का टेस्ट है, ठीक है। एक बार EEG किसका? मस्तिष्क का, ECG हृदय का, EOG आँख का और EMG मांसपेशियाँ की टेस्ट है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं फिर, ये क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि पीरेनीज जो पर्वत है ये किनके बीच में है? मध्य में है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस और स्पेन के मध्य में कौन सी पर्वत है? तो पीरेनीज पर्वत किन के मध्य है? फ्रांस और स्पेन के बीच में पीरेनीज पर्वत है। फिर पूछ सकता है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य में कौन पर्वत है? तो जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य में है। पूछ सकता है फ्रांस और जर्मनी के मध्य में कौन सा पर्वत है? तो आप बोल सकते हैं वासजेस पर्वत। कौन? वासजेस पर्वत फ्रांस और जर्मनी के मध्य में है। फिर से पीरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन, जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड, वासजेस पर्वत फ्रांस और जर्मनी के मध्य में है। उसके बाद कालगुरली, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से। कालगुरली और कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख सोने की खान है। देखिए कालगुरली जो है और कुलगाड़ी
ये ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख स्थित सोने की खान है, ठीक है। मेसाबी खान संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है। मेसाबी जो खान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है। और कालगुरली, ठीक है ना, कालगुरली और कालगुरली और कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख लोहे की खान है। और मेसाबी जो खान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध लोहे की खान है, ठीक। होम एस्टेक खान, ठीक, होम अस्टेक खान जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने की खान है, ठीक है। तो होम अस्टेक संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने की खान है। कालगुरली और कुल्हाड़ी ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान है। और मेसाबी खान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहे की प्रसिद्ध खान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हेलोफाइट, ये हेलोफाइट क्या होता है? नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पतियों को क्या कहते हैं? हम हेलोफाइट कहते हैं। जैसे हमारे नमकीन क्षेत्र को जो होते हैं जिसकी मृदा जो होती है काफ़ी ज़्यादा क्षारीय होती है, उस क्षेत्र में जो हमारे पौधे पाए जाएंगे उनको हम हेलोफाइट कहते हैं। लिथोफाइट किसको बोलते हैं? कड़ी चट्टानों पे उगने वाले पौधे को हम लिथोफाइट कहते हैं, ठीक है। लिथोफाइट किसे कहते हैं? कड़ी चट्टानों पे उगने वाले पौधे को हम लिथोफाइट कहते हैं। उसके बाद मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को हम क्या कहते हैं? मेसोफाइट किसको बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को। शीतोष्ण मतलब जहाँ आर्द्र भूमि टाइप का हो, यानी मेसोफाइट पौधा ये हमारे जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाए जाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि वो हमारे शीतोष्ण क्षेत्र हैं, ठीक है। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति है, जो हमारे जल में उगाए जाते हैं, वो वनस्पति को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट, ठीक है। उसके बाद यहीं तक हमारा वीडियो था, धन्यवाद। और इसको अच्छे तरह से वीडियो स्टॉप करके देखिएगा और हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इससे भी बढ़िया क्वालिटी का अच्छा से अच्छा बेहतर मैं वीडियो ला सकूं। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद।